आज का हमारा वीडियो होगा आईसीएसई मॉडल पेपर फिजिक्स 2024। जैसा कि आप सबको पता है कि आईसीएसई का जो मॉडल जो पेपर होता है वो 2 सेक्शन में होगा, है ना। कितने सेक्शन में होंगे? 2 सेक्शन में होंगे। और हर एक सेक्शन कितने मार्क्स के होंगे? 40 मार्क्स के होंगे। और सेम ऐसे ही सेक्शन बी भी होगा, है ना। क्या होगा? सेक्शन बी होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 3। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड। क्या होता है ये? एमसीक्यू बेस्ड ये क्वेश्चन होता है ये। और सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक ये क्वेश्चन होते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 9 तक टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तो 60 मार्क का हो जाएगा, जबकि हमें करना कितना होता है? 40 मार्क्स। और इसमें से कितना करना होता है? 40 का 40। ये कंपलसरी होता है सेक्शन ए। और इस सेक्शन बी क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो आई होप ये इतनी बातें, बेसिक चीज़ें सबको पता होगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, the point of action of force on a rigid body is, let us say this is a rigid body। और point of action of force, है ना, सपोज करते हैं कि ये कोई एक पॉइंट है, या फिर यहाँ कोई एक पॉइंट है, या फिर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। अब हम इन तीनों पॉइंट पे ना कोई भी एक पॉइंट ले करके, सपोज करते हैं ये पॉइंट का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से हमें फोर्स लगाना है। जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये जो रिजिड बॉडी है कुछ इस तरह से रोटेट करना चालू करेगा। या फिर अगर हम इस पॉइंट से फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या होगा? इस तरह से रोटेट होना चालू करेगा। या फिर फोर्स अगर यहाँ पे लगाएंगे तो बॉडी क्या होगा? ये ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा ये। सो इट मीन्स दैट ऑन दिस line of action of the force, the point can be fixed and also it can be transformed, है ना। इसे ट्रांसफर किया जा सकता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे। तो यही कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें लर्न करना होता है। अब इसी के बेसिस पे हम अब ऑप्शन ढूंढते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखो, फिक्स्ड पॉइंट ऑन रिजिड बॉडी, तो ये तो रिजिड बॉडी है, हमें तो पता है। और इस रिजिड बॉडी पे ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये भी पता है। लेकिन ये कहाँ पे फिक्स्ड है ना। क्यों फिक्स्ड है? आगे कुछ दिया नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेकंड में आते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। हाँ, ये तो एकदम सटीक बैठ रहा है कि पॉइंट तो फिक्स्ड होते हैं और इनको हम किसी भी पॉइंट तक, है ना, इस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारे ख्याल से इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन बी होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो इस सेकंड में क्या दिया हुआ है? द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। ये तो चुटकियों में आप लोग कर लोगे। ये कोई एक पॉइंट, ये रिजिड बॉडी है और यहाँ से ये फिक्स्ड है, हिंज्ड है जिसे कहते हैं, और हमें यहाँ से फोर्स लगाना है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एज यू नो अबाउट दिस, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डिफाइंड एज व्हाट? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, मोमेंट ऑफ फोर्स। हालांकि लिखा है मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना, ये गलत है, ये मोमेंट होना चाहिए यहाँ पे। इसको आप लोग सही कर लेना, क्या होना चाहिए? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा? फॉलिंग रेन ड्रॉप हैज, अब कोई भी फॉलिंग रेन ड्रॉप होगा उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगा? सपोज करते हैं ये क्लाउड है ये, और बारिश की बूंदें हैं, ये कुछ इस तरह से ये ड्रॉप होती हैं। अब ये बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे को जब आएंगी तो एक तो ये मोशन में आएंगी, है ना, मूव करते हुए आएंगी। तो ये जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में होगा। फिर यही काइनेटिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट इसका आंसर हो जाएगा सी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो जाएगा।
फोर्थ में आते हैं करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी रेशियो। देखो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है एंड और क्या दे रखा हुआ है इंफॉर्मेशन में, द डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट एक्ट। तो देखो ये डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट जो कि स्मॉल डी दे रखा हुआ है। एंड द डिस्टेंस थ्रू विच लोड मूव्स, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की बात हो रहा है जिसे कैपिटल डी से शो किया गया है। अच्छा इसमें जरा बताना वेलोसिटी रेशियो और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है, दोनों को अब ये स्मॉल डी को इधर ट्रांसफर करो तो ये आपको रिलेशन मिलेगा यहाँ पे। ये अब यही रिलेशन ढूंढो। फर्स्ट में तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि स्मॉल डी से होना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा तो ये नहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो पाएगा ये। फिर ये ई की बात हो रहा है यहाँ पे, ई तो कहीं है ही नहीं यहाँ पे ये, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर फॉर्म्ड इन कोस्टल रीजन बिकॉज। देखो यहाँ पे लैंड ब्रिज की बात हो रहा है ना, किसकी बात हो रहा है? और सी ब्रिज की बात हो रहा है ये। तो अगर लैंड सरफेसेस पे देखा जाए तो वहाँ पे सैंड होते हैं, और सी ब्रिज में देखा जाए सी में तो यहाँ पे तो वाटर होते हैं ये, है ना, कोई न्यू बात तो है नहीं इसमें। अच्छा अगर हम इस सैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें और इस वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो आप सबको पता है कि इस सैंड को हीट एनर्जी जैसे जैसे मिलता जाएगा उतना ही तेजी से ये सैंड हीट होता जाएगा, यानी कि हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता चला जाता है ना, क्या करता जाएगा? एब्जॉर्ब करता चला जाता है। और इस वाटर को जितना ही अमाउंट में हीट एनर्जी मिलता है तो उतना तेजी से तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये थोड़ा स्लो होता है ये, है ना। तो और फिर उसके बाद अगर कूल होने की बात की जाए तो सैंड बहुत पहले कूल हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे रीजन क्या है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड एज कंपेयर टू वाटर देखा जाए तो ये बहुत ही कम होता है, वेरी लेस होता है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में तो ये जो लैंड एंड सी ब्रिजेज होंगे ये हमेशा क्या होंगे? कोस्टल रीजन में ही होंगे। रीजन क्या है? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सैंड के कंपेयर में ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से तो ऑप्शन वाटर हैज़ वेरी हाई कैपेसिटी ये तो सही है, लैंड हैज़ वेरी हाई नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, when a ray of light enters into another optical medium its wavelength and velocity change। हाँ ये बात तो सही है। जैसे मान लो कि ये कोई एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है और यहाँ पे क्या है? ये मीडियम 2 है। अब कोई भी रे ऑफ लाइट होगा, सपोज करते हैं सोर्स ऑफ लाइट है, अब यहाँ से यहाँ पे ये एंटर कर रहा है, ये जब भी लाइट यहाँ से यहाँ एंटर करेगा तो ये इसका नॉर्मल बनेगा, तो यहाँ से क्या होगा? ये अपने एक्चुअल पाथ में जा करके थोड़ा सा ये डेविएट हो जाएगा ये। अच्छा अब ये जो हल्का सा डेविएट होगा तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसका जो वेवलेंथ होगा और वेलोसिटी होगा ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये चेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। द मटेरियल इन विच वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीज। अब ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें से ये लाइट रे अगर पास हो तो इसका ये वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा? अल्कोहल होगा, डायमंड होगा, ग्लास होगा, वाटर होगा। अब इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? हमको तो जहां तक लग रहा है कि ऐसा कोई मटेरियल मीडियम जिसका वेवलेंथ यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होगा, हाई होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसी का वेवलेंथ सबसे कम होगा। क्यों? हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जरा देख लो कौन सा होगा? डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू दीज 3 है ना बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए इसका वेवलेंथ क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय। अब एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ऑसिलेटिंग सर्किट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। नहीं ऐसी कोई बात तो थोड़ी होती है कि कोई भी स्पेशल वैक्यूम ट्यूब हो और उसमें जो है ऑसिलेटिंग सर्किट्स की वजह से इसमें एक्स रेज प्रोड्यूस्ड हो, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें।
एक्साइटेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल ऑफ एन एटम, नहीं ये तो गलत बात है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल में नहीं होते हैं ना, इनर इलेक्ट्रॉनिक सेल में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्साइटेशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम एंड इज सडन एनहिलेशन ऑफ हाई एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सही है पूरा, है ना। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स है ना, काफ़ी ये एक्साइट होकर के ये सडन, है ना, हाई एनर्जी गेन करते हैं और इसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक्स रेज यहाँ से प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आपको रीड करना होगा केयरफुली, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, फॉलोइंग रीजंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन, आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द। अच्छा, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। पहले तो हमें रीजन और असर्शन हमें रीड करना होगा, ये रहा असर्शन और ये रहा इसका रीजन। तो स्टार्ट करते हैं। असर्शन, असर्शन क्या गिवन है, लॉन्गर वायर हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड द स्मॉलर वायर हैव लेसर रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका कहानी क्या है, लॉन्गर वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस। अच्छा, लेंथ, है ना, यहाँ पे लेंथ की बात हो रहा है और रेजिस्टेंस की बात हो रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा वायर होगा जितना, उतना है उसका रेजिस्टेंस होगा, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द स्मॉलर वायर हैज लेसर रेजिस्टेंस, हाँ बात सही है। फिर उसके बाद देखते हैं रीजन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अभी जो रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर होता है, ये बात एकदम सही है। तो इसमें से सही कौन सा होगा, है ना, सही कौन सा होगा बताओ। जबकि यहाँ पे लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये तो बात गलत हो गई। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, ये R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एरिया, तो ये तो गलत हो गया, है ना। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ये होना चाहिए था। जबकि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रीजन इसका गलत हो गया, इसका असर्शन सही है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं दोनों तो नहीं सही है, केवल असर्शन ए सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, बी बोथ ए एंड आर नहीं, ये भी तो दोनों गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए केवल सही, इसमें हमें ए ढूंढना है। ए इज ट्रू, हाँ ये सही है, बट आर इज फॉल्स, ये एग्जैक्ट है, ये है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट है।